सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स और डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना चैनल को, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन से कुछ जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी इरेगुलर हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है। मतलब मिलता है मेरे को, जब भी मैं आती हूँ तभी मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अभी कोई सेटअप की प्रॉब्लम है, इसीलिए डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है मैं नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 2-4 दिन आप मैनेज करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। बोल रहे हैं कि जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में स्टेटमेंट्स देखनी है। सबसे पहले, यदि इमीडिएट ट्रिगर वाज द डिमांड फॉर बेटर फूड एंड वर्किंग कंडीशन फॉर इंडियन सेलर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। बोल रहे हैं कि जो इमीडिएट रीज़न था ना, वो था कि उनको बेटर फूड देना, वर्किंग कंडीशन उनकी बेटर होनी चाहिए, जो भी इंडियन सेलर्स थे रॉयल इंडियन नेवी के, ये उनका मेन ट्रिगर पॉइंट था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उनका क्या था, ट्रिगर पॉइंट था। सेकेंड है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंडेम्ड द स्ट्राइकर्स। बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्ट्राइकर्स को कंडेम किया था, मतलब उनको कंडेम किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे 1946 के आसपास क्या कर रहे थे वो, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही थी, तो वे ब्रिटिश के सपोर्ट में थे उस टाइम पे, ठीक है। थर्ड है, द रिवोल्ट वॉज कन्फाइंड टू बॉम्बे रीजन। क्या ऐसा है कि जो रिवोल्ट था वो केवल बॉम्बे रीजन तक कन्फाइंड था? बिल्कुल भी नहीं कन्फाइंड था। कराची, कलकत्ता, ये आपने सुना होगा, यहाँ की जो नेवी की जो ट्रुप्स थी उसने भी मेनली वो कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था इसके अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट हमारी कितनी स्टेटमेंट है, केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसमें से करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बतानी है क्रोनोलॉजी डिफरेंट इवेंट्स की। तो आप सभी को पता होगा भाई, वेवल प्लान कब आया था, आप सभी को पता होगा 1945 में आया था, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंट किया गया था। फिर है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हमारा कब आया था, 1942 में आया था, लेकिन 1942 में भी मार्च 1942 में आया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में हुआ था, लेकिन ये अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था। फिर आ गया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, कब आया था, 1946 में आया था। तो अब आप क्रोनोलॉजी इसकी लगा सकते हो, तो इसकी क्रोनोलॉजी का हमारा आंसर क्या है, डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कब कब है, ईयर बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंटली सेटअप द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। बोल रहे हैं कि मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को सेटअप किया था। तो आप सभी को पता होगा ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को इन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था, इन दोनों ने मिलकर ही इसको सेटअप किया था, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को मना कर दिया था। क्या आई थी नेहरू रिपोर्ट, क्या नेहरू रिपोर्ट के बारे में साइमन कमीशन आया, ठीक है, वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ये क्या डिमांड करी थी, नेहरू रिपोर्ट बोल रही थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें क्या मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। इसीलिए 26 जो जनवरी था 1930 को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करने की भी बात की गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1938। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप की थी 1938 में, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। और हमें बताने क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन फॉर एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म ड्यूरिंग। बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया लैंडलॉर्डिज्म को एबोलिश करने के लिए। वो कब लिया, तो ये आप सभी को, देखो आपको ये फैक्ट है, ये तो पता ही होना चाहिए कब किया था उन्होंने, ये 1945 में किया था, ठीक है। 1945 में एक रिजोल्यूशन में इन्होंने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये
डिसीजन लिया था। तो ये इसका आंसर हमारा क्या जाता है, सी। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्लेमेंट एटली स्टेटमेंट गोट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो क्या सिग्निफिकेंस, क्लेमेंट एटली ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी होगी जी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जो जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, देखो इन सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो, शायद आप खुद ही इसका आंसर लगा दोगे। उन्होंने क्या बोला था कि इट डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लिविंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने ये बात बोली थी कि मेनली उनका जो मेन है कि ब्रिटिशर्स का ये इंटेंशन है कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। और उन्होंने लास्ट डेडलाइन कब रखी थी, 30 जून 1948। कब रखी थी, 30 जून 1948 उन्होंने लास्ट डेट रखी थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी अगर हम किसी, मतलब क्वांटिटी अगर कोई हमने डिमांड कर रखी है किसी गुड की, तो उसमें क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। गुड का अपना प्राइस, देखो अब अगर हमने कोई सामान मंगाया तो उसका गुड का अपना प्राइस तो बिल्कुल मैटर करेगा ही। प्राइस, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका अगर प्राइस है तो वो भी मैटर करेगा। सब्सटीट्यूट गुड है उसका प्राइस भी मैटर करेगा। प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड, देखो हमें मेन चीज़ फाइनल एमआरपी से मतलब है, उसके प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। अब मान लो किसी गुड के प्रोडक्शन में आपने 30 रुपये लगा दिए, लेकिन कस्टमर मेनली किस चीज़ को देख के, और आप उसको बेच रहे हो 10 रुपये में, तो कस्टमर किस चीज़ को देखेगा, उस 10 रुपये को देखेगा, उस 30 रुपये को नहीं देखेगा। आपके कितने भी लगे हों, उनको फाइनल गुड के प्राइस से मतलब है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड मेनली किस पे डिपेंड करती है, इन 3 चीज़ों पे तो मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चौथी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है। जो कार्बन है या CO2 है वो लॉन्ग टर्म डैमेज करती है, ठीक है, किसी ईयर में, तो उसको बोलते हैं क्या, मतलब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है सोलर कंजक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन भी लिखना था, शायद ये भूल गए हैं। सबसे पहले है सोलर कंजक्शन जनरली अकर्स व्हेन अ प्लैनेट और अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। बोल रहे हैं कि जो सोलर कंजक्शन तब होता है जब एक कोई भी प्लैनेट या अदर सोलर सिस्टम की ऑब्जेक्ट सन अपोजिट साइड में है, सन के, अर्थ से अपोजिट साइड में सन के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है सोलर कंजक्शन इज अ रेयर इवेंट विच अकर्स वंस इन अबाउट 100 ईयर्स। तो याद रखना, ये लगभग हर 2 साल में एक बार हो जाता है, हर 2 साल में एक बार होता है, 100 ईयर्स में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। कम्युनिकेशन विद एनी स्पेसक्राफ्ट इन सोलर कंजक्शन विल बी सीवियरली लिमिटेड ड्यू टू सन्स इंटरफेरेंस ऑन रेडियो ट्रांसमिशन फ्रॉम दिस स्पेसक्राफ्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब सोलर कंजक्शन में जब स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है कम्युनिकेशन, क्योंकि सन की इंटरफेरेंस होती है रेडियो ट्रांसमिशन पे स्पेसक्राफ्ट से। ठीक है, तो हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है इसमें, क्योंकि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइप का होता है सोलर कंजक्शन। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, अदर सोलर सिस्टम की ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा सन। जब सन इन ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में आ जाता है ना सन, तो इन दोनों के बीच में मतलब जो कम्युनिकेशन है, स्पेसक्राफ्ट जब सोलर कंजक्शन में होता है, ये होता है सोलर कंजक्शन। जब सोलर कंजक्शन में कोई स्पेसक्राफ्ट होता है तो इसमें जो है सबसे कम कम्युनिकेशन होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये होता है सोलर कंजक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बताना है। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में बताना है। सबसे पहले ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो एजुकेशन में कवर करेगी प्री स्कूल को और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मतलब प्री स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कवर करेगी। आप सभी को पता होगा समग्र शिक्षा अभियान मेनली प्री स्कूल से स्टार्ट तो होता है, लेकिन कहाँ तक होता है, ये मेनली 12th क्लास तक होता है। कहाँ तक होता है, क्लास 12 तक होता है। तो ये स्टेटमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, 12th क्लास तक होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी फर्स्ट। सेकंड है दिस स्कीम हैज़ बीन अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये अलाइंड है। थर्ड है निपुण जो भारत मिशन है वो
इससे समग्र शिक्षा स्कीम से बाहर रख दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निपुण भारत है क्या वैसे, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे मेनली ये मिशन है। और ठीक है, इसमें मेनली मतलब हर बच्चे को मतलब बेसिक लेवल पे पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। तो ये समग्र शिक्षा के अंडर ही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। अगर आपको बाहर की कोई भी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ सॉरी, मैं इसके बाद वीडियो नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको टॉलरेट करना। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ फिनोमिना रिलेटेड टू। न्यूक्लियर फ्यूज़न किससे रिलेटेड है। देखो, फ्यूज़ कौन करते हैं, दो चीज़ें फ्यूज़ में मतलब दो चीज़ों का मिलना। स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। तो याद रखना, दो लाइट न्यूक्लियाई जब कंबाइन करती हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दो का जुड़ना। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक वो बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी आज डिस्टर्बेंस हुई हो वीडियो में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहो। अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि थोड़ी सी 1-2-4 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।